सबको गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हैं आप? और आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। हम पुरानी वीडियो में मतलब इससे पहले जो वीडियो था उसे हम पढ़ चुके हैं। इसका आधा भाग अगर आप नहीं देख रहे होंगे तो वो वाला देख लीजिए, तब ये वाला आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान का हम आए थे इसमें समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता है। इसमें समाज की आकांक्षाएं क्या है, समाज का जो उद्देश्य क्या है, और ये सब इसमें बताया गया है। लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ ऐसे नए प्रयोग किए हैं जिन समाजों में नाना प्रकार के असमानताओं की गहरी खाइयां हो, वह केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरना यह सरकार को समर्थन और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। हमारा समाज ऐसा हो जिसमें हमारी जाति ऊंच नीच ये सबकी भेदभाव ना हो। यदि हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था, नस्लीय मतलब इसमें भेदभाव चल रहा था, वो बहुत पुराना है। इसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज के आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक ज़रूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वह समर्थन प्रदान करता है। यहाँ पे देख लीजिए, आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए, कार्टून बूझिए, है ना। यहाँ पे ये भाषण दे रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये जनता इनको सुन रही है। ये गाने के माध्यम से इनको संकेत दे रहे हैं। संविधान निर्माताओं को लोगों को अलग अलग आकांक्षाओं को जूझना पड़ा। यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पना और विचारधाराओं में संतुलन करते दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि विभिन्न समूह क्या है? आपको क्या लगता है संतुलन करने का अंतिम परिणाम क्या हुआ? ये सबको संतुलन कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, और सब अपना अपना आकांक्षाएं बता रहे हैं। देखते हैं, जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसे समर्थन प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ये भी है बहुत इम्पोर्टेंट। संविधान के समर्थन बनाने वाले प्रावधान, जैसे संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रण करने वाले नियम और कानून का ही नाम नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि जो संविधान है वो सरकार की शक्तियों को नियंत्रण करने वाले नियम और कानून नाम नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं। वह सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वे लोगों के जीवन को बदल ना सके? अगर लोगों के जीवन को बदला ना हो तो इस संविधान की या राजनीतिक तत्व की जो आकांक्षाएं उनको बदल ना सके तो मतलब ही क्या है?
संविधान के समर्थन बनाने वाले प्रावधान। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रण करने वाले नियम और कानून का नाम ही नहीं है, वह सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है वो सरकार को बहुत सारे ऐसे उत्तरदायित्व सौंपते हैं। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और न्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्ति और समूह को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार है। और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उनका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। बहुत अच्छी बात है ये। तो ये देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्र की बुनियादी पहचान। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। क्या होता है संविधान? क्या होता है? यह समाज की एक पहचान होती है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियम पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा, कैसे साथियों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती है, लेकिन कुछ बुनियादी नियम और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। जैसे दूसरा संवैधानिक नियम हमें ऐसा एक विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपने व्यक्तित्व हो गया, हमारी आकांक्षाएं हो गया, हमारे लक्ष्य हो गया, हमारी स्वतंत्रता का प्रयोग भी करते हैं। संविधान आधाकारित बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि अधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अब अनेक बुनियादी जैसे राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। राजनीतिक कार्य हो गया, नैतिक कार्य हो गया, नियम हो गया उनके, यह संविधान को स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप, विविध प्रकार की प्रक्रिया दिखाई देगी। हम अलग अलग दुनिया के, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया और अलग अलग देश जैसे कि ब्रिटेन हो गया। अगर हम दुनिया के संविधान को अलग अलग सरकारों के स्वरूप देखें तो उनकी प्रक्रिया भी अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है। मतलब हम किसी के संविधान को देखकर, किसी दूसरे राज्य के संविधान को देखकर हम अपने राज्य के संविधान में बदलाव लाते हैं, इस टाइप का। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी ना किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। हमारा संविधान कैसा है आपको पता है, हमारा संविधान लोकतांत्रिक है, लेकिन राष्ट्र की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं में के सम्मिलित से बनते हैं। ये हमारे जानकारी के लिए ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इसमें से टॉपिक थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो जो है कम इम्पोर्टेंट है, जो हमारी जानकारी के लिए अच्छी है वो हम पढ़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलित से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूह को कई तरीके से आपस में मिला लेते हैं। जैसे कि जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है। क्या हुआ है? जर्मनी का निर्माण क्या हुआ है? जर्मन नस्ल। संविधान की इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के स्वरूप मान्यता है, किसी का जाति मान्यता नहीं देता है। मतलब ये बोल रहे हैं, दूसरी ओर भारतीय संविधान किसी की जाति देखकर, किसी को नस्ल देखकर या किसी की नागरिकता के आधार का रूप देखकर मान्यता नहीं देता है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंध को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती है। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। बहुत सारे
देश के उनकी संविधान ही उनकी पहचान बनाते हैं, ये कहा जा रहा है। इसमें देखते हैं कार्टून बूझो में, इसमें देखते हैं अब ये सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम जल्दी से संविधान बना लेंगे। अब सब तैयार हो गए हैं। हम हमारा जाति प्रथा जो भी है, हमारा ऊंच नीच आर्थिक स्थिति, ये सब से लोग तैयार हो गए हैं। अब हम संविधान बना लेंगे। मेरे पास कागज़ है, संविधान मैं लिखूँगा। अब ये बोल रहे हैं मैं लिखूँगा। मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। अब तो आपस में ये वो हो गया है कि हम अब संविधान के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन लिखेगा कौन? अब आपस में लड़ रहे हैं। देखिए कैसे लड़ रहे हैं कि मैं संविधान लिखूंगा, मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास कागज़ है। ये अब इसका भी निर्णय कौन लेगा? संविधान लेगा। सुन्नी है, कुर्द है, शिया है, बगदाद है, ये सब इनके नाम है। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर नए संविधान की रचना में देश के विभिन्न जाति समूह में काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर नए संविधान की रचना में देश के विभिन्न जाति समूह में काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया। इन भिन्न लोगों की क्या मांगे हैं? इसमें दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ और भारतीय के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए गए संघर्ष से तुलना करें। आप लोग ऊपर में और एक कार्टून है उसमें और देख लीजिएगा। संविधान की सत्ता अब कैसी होनी चाहिए? हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। बताएं कि इनमें प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकती। सरकार थोड़ी ना नियम निकालेगा भाई कि हाँ आप ये नागरिक हो, आप इसका आपका ये धर्म है, आप ये करो, ऐसा आज्ञा नहीं देती है। सरकार की शक्ति और सीमा भी रहती है। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। ये इम्पॉर्टेंट है, हमको ये याद रखना है। राष्ट्रपति के पास पीएम जो प्रधानमंत्री है उनको नियुक्त करने की शक्ति है। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है। संविधान क्या है? कानून है। भारतीय नागरिक किसी खास नस्ल, जाति या धर्म को सीमित नहीं रखती है। आज छेरछेरा है तो आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ीय राज्य पर्व की हार्दिक बधाई। छेरछेरा की आप लोग को बहुत बहुत बधाई। बच्चे आ रहे हैं धान मांगने, तो मैं अभी छत में पढ़ा रही हूँ आप लोग को। तो चलो आगे देखते हैं। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाज में एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न कर सकते हैं। संविधान क्या है? संविधान कितना प्रभावी है? क्या संविधान न्यायपूर्ण है? अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। किसके पास नहीं है? इंग्लैंड के पास ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेज और निर्णय की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। इंग्लैंड के पास क्या है? दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन दस्तावेजों और निर्णय की एक लंबी श्रृंखला है, सामूहिक रूप से संविधान जिसे इंग्लैंड में कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेज का पुंज है, उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसके ऊपर उल्लेख किया गया है। दस्तावेज जिसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे रहते हैं, उनका एक बड़ी श्रृंखला होती है। इन पुंजों को कार्य करने का प्रयास किया जाता है और उल्लेख किया जाता है इन्हीं दस्तावेजों के माध्यम से। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज़ पर ही नहीं होते, मतलब लिखित जो है कागज़ पर ही नहीं होते, वे केवल थोथे शब्द होते हैं जो कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में इसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, जैसे एनसीईआरटी की बुक ऐसी ही रहती है जिसमें बहुत सारे
छोटी छोटी चीज़ों को हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि समझ में आ जाता है। और ये एग्ज़ाम के तरीके से एग्ज़ाम में हम एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए, साथ में ऐसे भी बुक को रेफ़र करना चाहिए जो हम एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो बुक समझ में आए, इसलिए एनसीईआरटी पहले पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो चलते संविधान को प्रचलन में कैसे लाने के तरीके देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे लोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। कोई कोई ऐसा रहता है कोई कोई संविधान ऐसे हो जाता है कि वो निष्प्रभावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सैनिक द्वारा या ऐसे लोकप्रिय नेता अलोकप्रिय नेता के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके लोगों के साथ लेकर चलने की क्षमता भी नहीं होती। ऐसे लोग अगर संविधान बना देंगे तो निष्प्रभावी ही होगा ना। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधान के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा मिली। ये पॉइंट याद कर लीजिए आप लोग कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास में काफ़ी प्रेरणा मिली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिसे समाज का अटूट विश्वास था और उनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। जो क्षमता है, जिसके अंदर क्षमता है, वही समाज संविधान बना सकते हैं ना। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तित्व शक्ति को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली है। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम समिति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसे सभी लोग अपनाए जा रहे हैं। संविधान के पक्ष विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोग की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत से लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने इनके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना भी लिया था। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता में संभावना सुनिश्चित करता है। नेपाल वाला हम लोग पढ़े थे, अगले वीडियो पे आप लोग देख लीजिएगा। नेपाल के संविधान निर्माण का एक बार विवाद फिर से पढ़ लेते हैं। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम तो नहीं है, है ना। बहुत सारे नियम रहते हैं, कानून रहते हैं, समझ रहती है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948 के बाद नेपाल में 5, 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए थे। किसके द्वारा? नेपाल के जो नरेश हैं उनके द्वारा प्रदान किए गए थे। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियाँ बनी रही। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। किसके लिए? राजनीतिक आंदोलन। किसके लिए? राजनीति की पुनर्संरचना के लिए। उनमें प्रमुख मुद्दा यह था कि संविधान में राजा की भूमिका क्यों चाहिए, क्या होनी चाहिए। मतलब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि संविधान में राजा की भूमिका होना चाहिए। पहले तो राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र में लोग लोकतंत्र किए हैं धरने में आके। अब नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे।
इसमें बोल रहा है नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र, जो राजा का समूह होता था, वह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। कुछ का मानना था राजतंत्र थोड़ा बना रहेगा तब ठीक है, लेकिन ये है स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार था। वो तो ऊपर में दिया है कि छोड़ने के लिए तैयार था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। 2002 में सारे शक्तियाँ ले लिए। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अतः जन प्रदर्शन के बदलाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। इस सरकार ने राजा के लगभग सभी शक्तियां छीन ली। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया। अतः नेपाल 2015 में नए संविधान को अपनाया गया। यहाँ भी लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है, जैसे हमारा भारत देश में है। संविधान के मौलिक प्रावधान पढ़ लेते हैं। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। ये एक अच्छी विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के जितने भी प्रावधान हैं उनका आदर करने का कोई कारण तो अवश्य देगा, तभी तो हम संविधान को मानेंगे। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्या को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वह अल्पसंख्यक के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। ठीक है। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधा देता है। यह सुनिश्चित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूह की जो शक्ति है उसको मजबूत करता है। उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। समूह की शक्ति और मजबूत करता है, उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उनकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उनके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श रूप की स्थापना नहीं करता। मतलब कोई भी आप संविधान के जो न्याय हैं उनको आदर्श रूप से स्थापना नहीं कर सकते। लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। आप इस विचार को प्रयोग में लाए, स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियम में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। आप सोचिए, कोई संविधान अपने सभी नागरिक की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहे तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ना एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके? सोचिए थोड़ा। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न में हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होनी चाहिए। संस्थाओं की संतुलन रूपरेखा पढ़ लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट अभी नीचे में है कि हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी कि कैसे संविधान बना, इससे क्या क्या नियम लागू हुए, किसको कितनी शक्तियाँ मिली है, कहाँ पे कौन से राज्य में संविधान कैसा का निर्माण कैसे हुआ है। ये मुझे एकदम सर्दी हो गई है ना, इसीलिए थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत जा रहा है, बट कोई नहीं, पढ़ना तो है ही। जनता की संतुलन रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है। संविधान को जनता ही नहीं, एक छोटा सा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। अब शक्तियों को सबको बांट देते हैं, आपकी ये शक्ति है आपकी, ताकि संविधान को नष्ट ना कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक और कारागार विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्ति पर एकाधिकार ना हो। ऐसा करने के लिए शक्ति को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका, अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्था और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि बांट देता है।
इससे यह सुनिश्चित हो जाता है यदि कोई संसद संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संसद उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर ले। जैसे विधायिका संविधान नष्ट करना चाहे तो कार्यपालिका क्या करेगी, अतिक्रमण को नियंत्रण करेगी, या फिर ये ऐसा करना चाहे तो न्यायपालिका। ऐसे इसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये इसमें कहा गया है। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम, प्रत्येक और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए। हमारा संविधान कैसा है? लचीलापन है, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। मतलब हमारा अगर संविधान कठोर हो जाएगा तो वो दब जाएगा और दबाव में वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा संविधान कठोर है ना एकदम नरम है, हम माध्यम में है। दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो समाज को सुरक्षा और पहचान ना दे सकेगा। इसमें यही बात कहा गया है, एकदम लचीला भी नहीं होना चाहिए ना एकदम कठोर भी नहीं होना चाहिए। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने के एक संतुलित रखते हैं। मतलब इस संविधान में हम अपनी कई सारे जितनी परिस्थितियाँ आएगी हम उसमें हम ढाल सके और हमारे अपनी संतुलन बना सके, ऐसा संविधान होना चाहिए। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय संविधान एक जीवन दस्तावेज में महसूस करेंगे। देखते हैं उसमें अगर इम्पोर्टेंट है तो हम उसको भी पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। ये है भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप से संतुलन बैठा कर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा, जनता का आदर प्राप्त करेगा। हम संविधान को उम्मीद है कि वह संविधान के जितने भी नियम कानून हैं उसमें वो फॉलो करे, उनको माने और संविधान को सुनिश्चित करे, और ऐसा होने से वो दीर्घायु होगा और जनता का भी आदर प्राप्त होगा। संविधान को व्यवस्था से यह सुनिश्चित हो जाती है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। कौन करेगा? नहीं कर सकता, ऐसा नियम बनाया गया है। अतः यह पता लगाने के लिए क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? जो संविधान बनाया अपने नियम के अनुसार बनाया, क्या वो विश्वसनीय, उसमें हम विश्वास कर सकते थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो। वही कार्यपालिका, न्यायिका, विधायिका जो शक्तियाँ अलग अलग बांटे हैं वो। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान कुछ ऐसे कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें। इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। क्या संविधान लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं है। भारतीय संविधान में न्याय की बुनियादी सिद्धांत क्या है, इसमें प्रश्न यही सब ज़्यादा इसमें दिया गया है। इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस प्रश्न का उत्तर देगा। हम अंतिम अध्याय पढ़ लेंगे। यहाँ पे फिर कार्टून का दिया गया है। अगर पुस्तक में कार्टून से संबंधित कुछ दिया रहता है तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है पुस्तक पढ़ना। कार्टून बनाने वाले ने इन्हीं इराकी संविधान को ताश के पत्तों का महल क्यों कहा? कार्टून बनाने वाले ने नए इराकी संविधान को ताश के पत्ते का महल क्यों कहा? क्या यह वर्णन भारतीय संविधान पर लागू होगा? ये संविधान बनाया है ताश के पत्तों से। भारतीय संविधान कैसा बना? आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया। अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान में सबसे पहली बैठक कौन से सन में हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई।
पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित कर संविधान की सभा की इनकी, और फिर से पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। मतलब संविधान सभा के जितने सदस्य थे 1935 में अप्रत्यक्ष विधि द्वारा सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार मतलब जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है, एक समिति हुआ था, उन्हीं के अनुसार ये सारे अप्रत्यक्ष रूप से चल रहे थे। कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था और इसकी योजना जैसे आगे देखते हैं, इसमें है प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। प्रत्येक प्रांत को, देश, रियासत या रियासत के जितने भी समूह थे उनको जनसंख्या के अनुसार सीट दी गई थी। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। जिसकी संख्या 10 लाख है उनको एक सीट के अनुपात में रखा गया था। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीट आवंटित की गई थी। पहले की बात है ये। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपनी प्रतिनिधियों को चुना और उनके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एक एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। आगे देखते हैं। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन तीनों कारकों पर प्रकाश डाला गया है और संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है, अजीब जानकारी के लिए ये .com दिया गया है, आप इसमें सर्च कर सकते हैं। ये अम्बेडकर जी लिखे हैं। अब अच्छा, इसमें हम ये पढ़ लेते हैं। संविधान सभा का स्वरूप, जो जरूरी बातें हैं हम उसको याद रखेंगे। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे। जो पाकिस्तान के क्षेत्र से थे वो क्या थे, प्रतिनिधि संविधान के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे हस्ताक्षर? 26 नवंबर 1949 को उपस्थित थे और अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का कायम हुआ। लेकिन संविधान निर्माता को धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सभी सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इनके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह वितरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे है। यद्यपि हमारे संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था। सभी धर्म के सदस्य को ऊपर बताई गई विधि में प्रतिनिधित्व दिया गया। इनके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों को 28 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था कि उसे 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधता से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। यदि भारत की संविधान सभा देश के सभी लोगों द्वारा निर्वाचित होती तो क्या होता? वह उस संविधान सभा में भिन्न होती या बनाई जाती? जैसा भी है,
भारतीय संविधान में कामकाज की शैली कैसी होनी चाहिए, ये देख लेते हैं। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों की विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। ये पूरी पहले क्या क्या थे, ये कार्यविधि, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। संविधान इस कार्यविधि देख लेते हैं थोड़ा सा। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। कौन कौन थे? अम्बेडकर और गांधी। कांग्रेस गांधी के, और उन पर अनुसूचित जाति के उत्थान के पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। एक दूसरे की बात रखने के लिए सब एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, लेकिन काम तो साथ में मिलकर कर रहे थे। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हो और कोई प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। मतलब ये आम हो, कोई खास ना हो। इसमें कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजित करने भी लिए गए हैं। मतलब ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप से इसका जवाब दिया गया। 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठक 166 दिन तक चली। यहाँ पे आप देख लीजिए। 2 वर्ष है ना, 2 साल 11 महीने की अवधि में। दो वर्ष और 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठक 166 दिनों तक चली। कितने दिन तक चली थी? 166 दिनों तक। सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। जैसे इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर BR अम्बेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, ये देखिए इसमें ये कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर और ये राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये याद रखना है आपको, प्रारूप समिति के सभापति और संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के सभापति अम्बेडकर एक दूसरे का अभिवंदन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने महसूस किया, शायद किसी ने किया हो कि प्रारूप समिति के सदस्य, विशेषकर इसके सभापति डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। मतलब उस टाइम उनकी तबीयत ठीक नहीं रही है, तब भी उन्हें लगन के साथ अपना काम किया है। डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और उसे सभापति बनाने का निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता था। उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने जो कार्य भी किया उसे गरिमा भी प्रदान की। इस संबंध में समिति के अनेक सदस्य में परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होगा। मैं जानता हूं कि इन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया जितना कि उनके सभापति ने। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं। राजेंद्र प्रसाद जी ने ऐसा कहा था। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता है। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उनके पीछे इन सिद्धांतों का आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। इस तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी
जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए, इन बहस से प्राप्त निष्कर्ष से संविधान का अंतिम रूप प्रदान किया गया था। बहुत सारे सवालों के बाद, बहुत सारे लोगों का विभिन्नताओं को देखते हुए ये संविधान अंतिम रूप प्रदान किया। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उनका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में मिलता है। अब ये यहाँ पे याद कर लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया था उनका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है, तो नेहरू द्वारा 1946 में उनमें उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्य को परिभाषित किया गया था। संविधान सभा के पूरे जितने भी उद्देश्य थे इसमें उद्देश्य में प्रस्तावित किया गया था और यह उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा किया गया था 1946 में। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षा और अमूल्य समाहित थे, जितने भी आकांक्षा थे और मूल्य थे। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था, वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्य से प्रेरित उनका सारांश ही था। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमें संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुत्व और एक सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को स्थगित स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियम और प्रक्रिया में भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। संस्थागत व्यवस्था पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं ये बच्ची क्या बोल रही है। यदि हमें 1937 में स्वतंत्रता मिल जाती तो क्या होता, 1957 का इंतज़ार करना पड़ता तो क्या होता, क्या यह तब तक, मतलब सवाल ही है, संविधान हमारे वर्तमान संविधान से भिन्न कैसे, ऐसा कुछ। ठीक है, ये हाँ ये देख लेते हैं, इस संस्थागत व्यवस्थाएं देख लेते हैं। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कार्य क्या है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया है कि सरकार लोकतांत्रिक रहे, जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासक के विभिन्न अंग, विधायिका, ये सभा संविधान सभा शासन के विभिन्न अंग है ना, संविधान सभा के शासन के विभिन्न अंग, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत से विचार मंथन किया। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संगठनात्मक तो मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इससे आगे उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ा ही देती हूँ, थोड़ा सा ही बचा है। चलिए देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य है, ये आप सभी जानते हैं। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाली भारतीय क्षेत्र, विदेशी रियासतों और देसी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते थे, यह एक संघ होगा। ये किससे लिया गया? ब्रिटेन से। संघ की इकाई स्वायत्ता होगी और इन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी संघीय सरकार को ही नहीं दी गई। संप्रभुत्व स्वतंत्रता भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ, सत्ता का स्रोत जनता ही है, जनता के द्वारा ही हुआ है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के सक्षम, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी।
अल्पसंख्यक पिछड़े व जनजाति क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्ग को समुचित सुरक्षा भी दी जाएगी। संविधान में ये भी कहा गया है कि गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभुत्व अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए भी स्वच्छपूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। व्यवस्था को स्वीकार किया जो एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण करती है। व्यवस्था को स्वीकार किया है जो एक विधायिका और कार्यपालिका के बीच होती है और दूसरा केंद्र सरकार और राज्य के शक्ति के बीच वितरण करती है। शासकीय संस्थाओं के सर्वाधिक संतुलन व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभव से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माता ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। यह उनके व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्होंने विभिन्न देशों में अनेक प्रावधानों को लिया है, लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्या और आशाओं के अनुरूप है। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टि को छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया। क्या यह संविधान उधार का था? हम ऐसा संविधान क्यों नहीं बना सके जिसे कहीं कुछ भी उधार ना लिया गया हो? सोच रहे हैं। विभिन्न देशों के संविधान के लिए प्रावधान पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेन यही देखकर मैंने ये वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें कुछ कुछ और बातें सीखने को मिलेगी करके मैंने सब पूरे कोर्स से चैप्टर ही पढ़ा दिया। हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास को इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो यह क्या केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाए जिससे कमियों को दूर कर सके? ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में चर्चा अध्यक्ष करते हुए बोल रहे थे। ये है यहाँ पे। ब्लैक एंड व्हाइट में समझ में नहीं आता, आप ही लोग बताइए ये है कि ये है। चलो ये देख लेते हैं। नीति तत्व है जो भाग 4 में है। फ्रांस का संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत, ये फ्रांस का है। कनाडा का संविधान एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अपिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अमेरिका का मौलिक अधिकारों की सूची, हमारे भी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। न्याय पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी है। निष्कर्ष, यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता दूरदृष्टि का प्रमाण है कि विदेश के ऐसा संविधान दे सके जिसे जनता उनके मान्य मूल्य, ये निष्कर्ष है जो हम जितने भी पढ़े हैं उनका प्रसार है कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। संविधान को संतुलन बनाए रखा जाए और संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त जैसे काम चलाओ व्यवस्था पात्र ना हो, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संयोजे रख सकते हैं। प्रश्नावली है ये सारे। तो हम यहीं पे ये चैप्टर समाप्त करते हैं। मैं और एक संविधान देखूंगी जिसमें हमारे सिलेबस में है, जिससे जितने भी एनसीईआरटी बुक में संविधान से रिलेटेड है चैप्टर हम उसको करेंगे, कवर करेंगे। ये सब आसानी से समझ इनकी फिल्म देखने से अच्छे से आ जाएगी। इसमें कहा गया है दृश्य श्रव्य सामग्री मदद करती है। तो यहीं पे चैप्टर, अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो या आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।